हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्निंग गैलेक्सी चैनल। आज हम लोग क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस डिस्कस करने वाले हैं एंड द चैप्टर दैट वी आर गोइंग टू टेक अप इज चैप्टर 1. द नेम ऑफ द चैप्टर इज कोल्ड वॉर एरा. In this chapter we are going to discuss today is meaning of Cold War. Okay, so stay tuned till the end of this video. Now let's start. जैसा कि मैंने आपको पहले बताया है कि हम लोग डिस्कस आज करने वाले हैं मीनिंग ऑफ कोल्ड वॉर. सो इसको मैंने दो कैटेगरीज में डिवाइड किया है. देयर आर टू क्लासिफिकेशंस actually not mentioned on the book, but just for ease of understanding I have done this classification. तो मैंने ऐसे क्लासिफाई किया है कि दो टॉपिक्स इसके बनाए हैं, लिटरल मीनिंग एंड प्रैक्टिकल मीनिंग. सो लिटरल मीनिंग में हम बेसिकली देखेंगे कोल्ड वॉर का मीनिंग क्या होता है, या यूँ कहें कि डिक्शनरी मीनिंग क्या होता है. एंड अंडर प्रैक्टिकल मीनिंग हम लोग ये देखेंगे कि ये वर्ल्ड पॉलिटिक्स में किस डोमेन से कंसर्न करती है, कहाँ पे ये कोल्ड वॉर जो है ये हुई थी और किसके बीच में हुई थी, कब हुई थी, हम किस पीरियड को बेसिकली कोल्ड वॉर का पीरियड रेफर करते हैं, ये हम लोग प्रैक्टिकल मीनिंग में देखेंगे. हैव अ लुक एट द फर्स्ट पॉइंट. ये कहता है कि कोल्ड वॉर क्या है, मतलब कोल्ड वॉर की डेफिनेशन बेसिकली फर्स्ट पॉइंट में हाईलाइट की गई है. सो कोल्ड वॉर एक ऐसी सिचुएशन है जिसमें कि जो कंट्रीज़ होती हैं ऑफ द वर्ल्ड, उनके बीच में आइडियोलॉजिकल टसल होती है, कन्फ्लिक्ट होता है, टेंशन्स होती हैं, ठीक है, झगड़े होते हैं, मगर वॉर नहीं होती है. सो आप लोग देखते हैं कि डिफरेंट कंट्रीज़ में जब बहुत ज़्यादा टेंस एटमॉस्फेयर होता है, बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, तो व्हाट इज़ द लाइकलीहुड, बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी इस चीज़ की होती है कि उनके बीच में वॉर हो जाएगी. मगर ऐसी कोई भी वॉर नहीं होती है, वॉर लाइक सिचुएशन बनी रहती है फॉर अ लॉन्ग टाइम, बट एक्चुअल में बैटल ग्राउंड में कोई भी किसी भी तरीके की वॉर नहीं होती है. लुक एट द सेकेंड पॉइंट. सेकेंड पॉइंट ये कहता है कि दोनों ही पावर्स या दोनों ही कंट्रीज कह सकते हैं, या फिर यहाँ पे पावर ब्लॉक्स भी हो सकते हैं. पावर ब्लॉक इज़ नथिंग बट अ ग्रुप ऑफ कंट्रीज, ठीक है. तो उनकी एक लीडर कंट्री होती है, बाकी उसकी फॉलोअर कंट्रीज होती हैं. तो पावर ब्लॉक्स में या कंट्रीज के बीच में एक कंपटीशन लगा रहता है कि हमने अपने स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस को, यानी कि जहाँ पर हमारा इन्फ्लुएंस है, जो कंट्रीज़ हमें फॉलो कर रही हैं या जो कंट्रीज़ हमारी आइडियोलॉजी को फॉलो कर रही हैं, जहाँ जहाँ हम लोग अपना इन्फ्लुएंस एक्सर्ट कर सकते हैं, उस एरिया को इंक्रीज़ करना है. और वो गेन करना चाहती हैं एट द कॉस्ट ऑफ अदर्स, यानी कि दूसरे को नीचा दिखा के अपने को आगे बढ़ाना चाहती है. यानी कि हमारी इकोनॉमी आगे बढ़े, ये हमारी गोल नहीं है, बट हमारी इकोनॉमी आगे बढ़े और उनकी इकोनॉमी कम हो, दिस इज़ आवर गोल. This is just an example to make you clarify the meaning of this term, that they try to gain at the cost of others. So let's understand the meaning of Cold War with an example. Example ये है कि हमारे पास मान लीजिए दो छोटे बच्चे हैं, है ना, तो उनके बीच में लड़ाइयाँ होती रहती हैं, कोई भी झगड़े होते रहते हैं छोटे बच्चों के लिए, तो दिस इज़ अ वेरी कॉमन थिंग ना. तो उनके पेरेंट्स उनको यही एडवाइस करते हैं कि आपने एक दूसरे के ऊपर हाथ नहीं उठाना है, ठीक है. तो उनकी कोई फाइटिंग नहीं होती है एक्चुअल में, मगर उनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट बना रहता है कॉन्स्टेंटली एंड कंटिन्यूसली, ठीक है. तो जिसके लिए वो क्या करते हैं, सबसे पहले कि एक दूसरे के खिलाफ एक दूसरे को भड़काने लगेंगे, यानी कि दूसरे लोगों को एक दूसरे के खिलाफ भड़काने लगेंगे, है ना, कि हमारे अंडर ये लोग आ जाएं, हमारा इन्फ्लुएंस बढ़ जाए इनके ऊपर, ठीक है. और दूसरा वो ये करते हैं कि जैसे कि कंपटीशन एक दूसरे से उनका कॉन्स्टेंटली लगा रहता है कि क्लास में ये हमारी गोल रहती है कि उसके टेस्ट में कम मार्क्स आए, ठीक है, या फिर टीचर के सामने उसकी ज़्यादा बदनामी हो. तो ये छोटे बच्चों के बीच में बात लगी रहती है कि वो लड़ तो नहीं सकते हैं, मगर उसके बदले में वो क्या करते हैं, एक दूसरे को पछाड़ने की कोशिश करते हैं. तो दिस इज़ लाइक अ सिचुएशन इन द
कोल्ड वॉर, ये हमारी वर्ल्ड पॉलिटिक्स में ये जो है वो सिचुएशन रहती है. आई हैव ट्राइड टू जस्ट एक्सप्लेन इट टू यू विद एन एग्जाम्पल, जिससे कि आपको ये इजीली समझ में आ जाए. ठीक है, नेक्स्ट लुक एट द थर्ड पॉइंट इज़ व्हाट, कि कोल्ड वॉर एक ऐसी बैटल है जो कि बैटल फील्ड में नहीं लड़ी जाती है, बट इट इज़ फॉट इन द माइंड्स ऑफ मेन, यानी कि हम लोगों के माइंड्स में बिल्कुल एक कॉन्फ्लिक्टिंग सिचुएशन रहती है, और जिसके लिए हम लोग स्टेप्स लेते हैं, दूसरे को पछाड़ने की कोशिश करते हैं. तो ये हमारे मन की बैटल रहती है. एक्चुअल में बैटल ग्राउंड में देयर इज़ नो बैटल. ठीक है, दिस कंप्लीट्स योर लिटरल मीनिंग ऑफ कोल्ड वॉर. आई होप यू अंडरस्टूड इट. और जब आप प्रैक्टिकल मीनिंग को अंडरस्टैंड करेंगे, इनफैक्ट पूरे चैप्टर को समझेंगे, तो यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड द मीनिंग बेटर. बट टिल नाउ I think I have been able to explain it to you. Now let's move on to the practical or the actual meaning of Cold War. So what does Cold War stand for in context of the world politics, वो हम इसमें स्टडी करने वाले हैं. So Cold War क्या था? It was an ideological conflict. ठीक है, सबसे पहले ये एक कीवर्ड है, ideological conflict. Okay, so इसका मीनिंग मैं आपको समझा देती हूँ. Let me first complete the rest of the part of this definition. Going on between USA, that is United States of America, and USSR, that is United Soviet Socialist Republic. तो ये USSR क्या था? आप लोग 9th क्लास की हिस्ट्री को रिमेंबर कीजिए. तो उसमें रशियन रेवोल्यूशन जो हुई थी, उसके बाद यूएसएसआर की फॉर्मेशन हुई थी. इट वाज लाइक अ ग्रुप ऑफ कंट्रीज़ जो कि फॉलो कर रही थी कम्युनिज्म और कैपिटलिज्म की आइडियोलॉजी को. तो वो एक यूनियन उनकी बनाई गई थी. मान लीजिए कि वो सारी इकट्ठी हो गई थी और एक कंट्री उन्होंने फॉर्म कर ली थी, दैट इज़ यूएसएसआर. ठीक है, इसे हम सोवियत यूनियन भी कहते हैं शॉर्ट में. तो इनके बीच में ये कॉन्फ्लिक्ट था. तो ये हमें याद रखना है कि दो बॉडीज़ कौन कौन सी थी जिनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था. हु वर द टू प्लेयर्स? दीज वर द यूएसए एंड द यूएसएसआर. ठीक है, दैट स्टार्टेड पोस्ट द एंड ऑफ कोल्ड वॉर, वर्ल्ड वॉर, सेकेंड वर्ल्ड वॉर, पोस्ट द एंड ऑफ सेकेंड वर्ल्ड वॉर. सेकेंड वर्ल्ड वॉर के एंड होने के बाद, नाउ व्हेन डिड द सेकेंड वर्ल्ड वॉर एंड? इट एंडेड इन 1945. तो 1945 के बाद ये शुरू होता है एंड कंटिन्यूड टिल 1991. तो यहाँ से हमें कोल्ड वॉर का पीरियड पता चलता है. 1945 से 1991 तक का ये पीरियड था. एंड हु वर द टू प्लेयर्स? यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका एंड द सोवियत यूनियन और द यूएसएसआर. Okay, now let's understand the meaning of ideological conflict. Now, what is an ideological conflict? आइडियोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट एक ऐसा कॉन्फ्लिक्ट है जिसमें हमारी आइडियोलॉजी जो है, जो हमारी एक तरह से अगर हम इंडिविजुअल लेवल पर देखें तो हमारी जो सोच है वो दूसरे से डिफ़र करती है. इसकी वजह से हम अपनी सोच को बड़ा बताते हैं और अच्छा बताते हैं, और साथ में दूसरे की सोच को कम अच्छा बताते हैं और उससे हम लोग इन्फीरियर प्रोजेक्ट करते हैं. ठीक है, तो ये आइडियोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट था यूएसए एंड यूएसएसआर के बीच में. तो जो यूएसए है दैट फॉलोड द आइडियोलॉजी ऑफ कैपिटलिज्म and USSR followed the ideology of communism and socialism. ठीक है, तो कैपिटलिज्म क्या है? कैपिटलिज्म में हमारी, इन शॉर्ट मैं आपको बता रही हूँ, वैसे यू माइट बी नोइंग इट एंड इन डिटेल आप लोग इसे सेकंड चैप्टर में समझेंगे कि क्या यूएसए और यूएसएसआर की जो इंस्टीट्यूशनल वर्किंग है उसमें डिफरेंस था, उनके इकोनॉमिक सिस्टम में मेजरली क्या डिफरेंस था. तो दैट आई विल बी एक्सप्लेनिंग इन योर चैप्टर सेकेंड. बट फॉर चैप्टर फर्स्ट आप लोग इतना समझ लीजिए कि जो कैपिटलिज्म है इसमें प्राइवेट ओनरशिप ऑफ प्रॉपर्टी होती है. जो भी प्रॉपर्टी है वो एक पर्सन ओन करता है और वो जैसे भी चाहे उसको यूज़ कर सकता है. लेकिन अंडर communism and socialism, what is there in that ideology which is projected by the USSR, इसमें क्या होता है कि
प्राइवेट गवर्नमेंट ओनरशिप ऑफ लैंड होती है, गवर्नमेंट के पास सारी प्रॉपर्टी होती है और वो देखती है कि कौन कितना, किसको कितनी ज़रूरत है, उसके अकॉर्डिंगली वो डिस्ट्रीब्यूट उस प्रॉपर्टी को करती है. सो दैट वाज द आइडियोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट गोइंग ऑन बिटवीन द टू. टोटली ऑपोजिट आइडियोलॉजीज़ हैं, तो ये इनके बीच में आइडियोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट था. नाउ लेट्स मूव ऑन टू द सेकेंड वन. सो व्हाट डज द सेकेंड पॉइंट हाईलाइट? ये हाईलाइट करता है हिस्ट्री ऑफ कोल्ड वॉर, कि कोल्ड वॉर एक्चुअली में स्टार्ट कैसे हुई, ये क्या पूरा मसला था इसके पीछे. तो या लेट्स रीड द पॉइंट. इसमें ये कहा गया है कि जो अलाइड पावर्स हैं एंड एक्सेस पावर्स हैं, इनके बीच में हुई थी सेकेंड वर्ल्ड वॉर. सेकेंड वर्ल्ड वॉर वॉज बिटवीन अलाइड पावर्स दैट कंप्राइज्ड ऑफ USA, USSR, ब्रिटेन एंड फ्रांस, और ये लड़े थे एक्सेस पावर्स के अगेंस्ट, जिनमें थी जर्मनी, इटली एंड जापान. नाउ आप अलाइड पावर्स को अगर देखें तो अलाइड पावर्स को कॉन्स्टिट्यूट करने वाली जो कंट्रीज़ हैं उनमें USA, USSR, ब्रिटेन और फ्रांस में से USA, ब्रिटेन एंड फ्रांस ये सभी कैपिटलिज्म को फॉलो कर रही हैं, और जो USA है वो तो बिग प्रोपाउंडर ऑफ कैपिटलिज्म है. ठीक है, और USSR इज़ द ऑड वन आउट, क्योंकि ये एक ऐसा कंट्री है जो कि बहुत बड़ा और जो शुरुआत करता है सोशलिज्म और कम्युनिज्म को इम्प्लीमेंट करने की. एंड दीज टू आइडियोलॉजीज आर अगेंस्ट कैपिटलिज्म, ना ही सिर्फ ऑपोजिट हैं, अगेंस्ट भी हैं. मतलब ये कैपिटलिज्म को ख़त्म करने के लिए ही इन आइडियोलॉजीज़ को प्रोपाउंड किया गया था. तो ये इनके साथ शामिल सिर्फ इसलिए था क्योंकि ये दोनों ही ये जो कैपिटलिज्म को फॉलो करने वाली हमारी कंट्रीज़ हैं, USA, ब्रिटेन एंड फ्रांस, और साथ में USSR, ये दोनों ही ग्रुप्स जो हैं ये फैशिज्म के अगेंस्ट थे, जो कि जर्मनी फॉलो कर रहा था, जिसमें बहुत ज़्यादा वायलेंट मेथड्स अप्लाई किए जा रहे थे. तो ये जर्मनी के अगेंस्ट था. इसीलिए हमारे पास जो ये दोनों ही जर्मनी के अगेंस्ट थे, उनकी फैशिज्म की जो आइडियोलॉजी है उसके अगेंस्ट थे, इसीलिए इन्होंने एक अलायंस बनाया था. अदरवाइज़ इनकी आइडियोलॉजीज़ आपस में बहुत ऑपोजिट हैं. ठीक है, तो इनके बीच में फैक्शन फिर भी बना हुआ था. ठीक है, तो पहले से ही इनके बीच में आइडियोलॉजिकल राइवलरी थी, मगर क्या हुआ कि फिर भी इनके बीच का जो अलायंस था वो सरवाइव कर गया. ठीक है, तो काफ़ी अच्छा अलायंस रहा और इसने जो एक्सेस पावर्स का अलायंस था उसको डिफीट भी कर दिया. नाउ लुक एट द थर्ड पॉइंट. नाउ जब वॉर ख़त्म हो जाती है तो हमारे पास जो कंट्रीज़ हैं, दैट इज़ हमारी USSR, USA, फ्रांस और ब्रिटेन को फॉर्म करने वाला अलायंस, दैट इज़ अलाइड पावर्स, ये जीत कर तो आ जाता है, लेकिन इसमें से पावरफुल सिर्फ जो रहती हैं कंट्रीज़ वो रहती है हमारे पास USA एंड USSR. बाकी कंट्रीज़ बहुत इकोनॉमिकली उनको जो है ट्रबल हो जाती है, बिकॉज यू ऑल नो कि जब वॉर्स होती है तो कोई भी जीते या हारे, लेकिन लॉस तो दोनों साइड्स का होता है. इकोनॉमिकल लॉस भी और मटेरियल लॉस भी दोनों साइड्स का होता है. तो ये दो कंट्रीज़ जो थी इस ग्रुप की, वो तो जो है वो इकोनॉमिकली बहुत वीक हो गई, और जो हारी थी कंट्रीज़ वो तो डेफिनेटली उनकी इकोनॉमीज़ तो बहुत ही ज़्यादा उनको सेटबैक लगी थी. ठीक है, तो वर्ल्ड में दो पावर्स इमर्ज होके आई जो कि हैं USA और USSR. ठीक है, दोनों ही काफ़ी पावरफुल थे. तो अब इन्होंने सोचा कि अब हम ही दो पावरफुल रहे हैं तो लेट्स कम्पीट फॉर पावर. ठीक है, तो अब जो है अलायंस का कोई फ़ायदा नहीं है, अब हम एक दूसरे के खिलाफ चलेंगे. अब वॉर ख़त्म हो गई है, हमारा पर्पस हल हो गया है. नाउ वी विल बी कम्पीटिंग विद ईच अदर. हमारी आइडियोलॉजीज़ भी बिल्कुल डिफरेंट हैं, तो हम लोग क्या करते हैं कि एक दूसरे को, इन्होंने क्या किया कि एक दूसरे को पीछे करने की कोशिश करने में लगे रहे. सो दिस इज़ व्हाट वी कॉल एज द कोल्ड वॉर.
फोर्थ पॉइंट आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड इट टू यू कि इनकी जो राइवलरी थी पहले से ही चल रही थी, वह जब अलायंस, जब वॉर ख़त्म हुई, पर्पस हल हो गया, तो ये बाहर होके आने लगी। और दूसरा, इन्होंने देखा कि हम ही दो सुपर पावर्स रही हैं, हमें कोई और हमें चैलेंज नहीं कर सकता, सो लेट्स कम्पीट फॉर पावर। दोनों ही कंट्रीज़ ने क्या किया कि अपनी आइडियोलॉजी को सुपीरियर बताने लगे। इट्स इन द फिफ्थ पॉइंट। तो अपनी आइडियोलॉजी को ये सुपीरियर प्रोजेक्ट करने लगे। हर फोरम में यही ये लोग कहने लगे कि हमारी आइडियोलॉजी बड़ी है, और अपनी आइडियोलॉजी को एक्सपैंड करने के लिए बहुत से अलायंसेस भी बनाने लगे, दैट वी विल डिस्कस इन द लेटर पार्ट ऑफ द चैप्टर। सो इन दोनों के बीच में ये वाली जो राइवलरी है ये स्टार्ट हो गई। एक दूसरे की आइडियोलॉजी को इन्होंने एक दूसरे से बढ़ाई, सुपीरियर बताने की कोशिश की। आफ्टर दैट द सिक्स्थ पॉइंट, लुक एट द सिक्स्थ पॉइंट नाउ। Now rest of the countries of the world started following either of these two. तो बाकी जो कंट्रीज बची थी उन्होंने क्या किया कि इन दोनों में से किसी एक को वो फॉलो करने लगे। ठीक है, तो अगर उनको कम्युनिज्म अच्छा लग रहा है तो वो यूएसएसआर वाले ब्लॉक को फॉलो करेंगे, यूएसएसआर को फॉलो करेंगे, और अगर उनको कैपिटलिज्म अच्छा लगेगा तो वो यूएसए को फॉलो करेंगे। ठीक है, तो ये दोनों लीडर्स बन गए और इनके जो है वो फॉलोअर्स बनने लग गए ना। जब ये फॉलोअर इनके बनने लग गए तो दोनों में एक कंपटीशन रहा कि वर्ल्ड का लीडर कौन। वर्ल्ड लीडर मीन्स जिसके ज़्यादा फॉलोअर्स, जिसकी जितनी कंट्रीज ज़्यादा फॉलोअर होंगी, जिनको ज़्यादा कंट्रीज फॉलो करेंगी, दैट विल बी द वर्ल्ड लीडर। सो जहाँ आपकी आइडियोलॉजी ज़्यादा फैली हुई है, जहाँ आपका इन्फ्लुएंस ज़्यादा है, वहाँ के आप लीडर हो गए। तो दोनों को ये लगा रहा कि हम वर्ल्ड के ऊपर गेन करें और बाकी सारी कंट्रीज जो हैं वो हमारे अंडर रहें। ठीक है, नाउ लुक फॉर द सेवेंथ एंड द लास्ट पॉइंट। ये पॉइंट क्या कहता है कि द आइडियोलॉजिकल टसल बिटवीन USSR एंड a dozen of its allies on one hand। यहाँ पे डजन का मतलब होता है 12, मगर एग्जैक्टली ये 12 इसे मत लीजिएगा। आई मीन कि डजन का एक्चुअल मीनिंग इज 12, बट यहाँ मतलब है कि कुछ उसके अलाइज थे, जस्ट टू शो नंबर कि उनके कुछ अलाइज थे, यानी कि फॉलोअर्स थे या फ्रेंड्स थे। ऑन वन हैंड एक तरफ थे, एंड दूसरी तरफ इनके अगेंस्ट खड़े हुए थे यूएसए एंड स्कोर ऑफ इट्स अलाइज। स्कोर मीन्स 20। तो यहाँ पर ये मतलब नहीं है कि 20 ही उसके अलाइज थे। इट इज़ जस्ट अगेन अ नंबर टू शो कि ये दोनों आपस में compete कर रहे थे। So score is 12, that is a less number, and 20 is more, that is a greater number। तो यहाँ से भी आप ये देख सकते हैं कि जो यूएसए के फॉलोअर्स थे that were more than that of USSR। आप लोग आगे देखेंगे कि उनके फॉलोअर्स ज़्यादा थे। सो इसीलिए ये दो टर्म्स यूज़ की गई हैं जस्ट टू शो अ नंबर कि यूएसए के कुछ ज़्यादा फॉलोअर्स और उससे थोड़े से कम, देयर इज़ नॉट मच गैप, बट उससे थोड़े से कम जो हैं वो यूएसएसआर के फॉलोअर्स। इनके बीच में जो कंपटीशन रहा दैट इज़ नोन एज द कोल्ड वॉर। सो आई होप यू लाइक द वीडियो एंड यू लर्नड फ्रॉम इट। आपको ये अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक द वीडियो, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, एंड लेट मी नो इन द कॉमेंट सेक्शन हाउ वॉज द वीडियो, एंड डू सब्सक्राइब टू द YouTube channel Learning Galaxy. Thank you so much.